अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है ये मैक्सवेल ब्रिज पे है। इससे पहले हम लोग एसी ब्रिज को और व्हीटस्टोन, फिर उसके आगे कंटिन्यूटी में व्हीटस्टोन ब्रिज को और फिर कैल्विन ब्रिज को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें मैक्सवेल ब्रिज में हम लोग ये है कि इसमें इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज भी इसको हम लोग दूसरा कहते हैं, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, ये भी आप लोग इसमें कह सकते हैं। डायग्राम, इसकी स्कीमेटिक डायग्राम वैसे की है जैसे हम लोग इसमें पिछले व्हीटस्टोन ब्रिज और कैल्विन ब्रिज में पढ़ चुके हैं। थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं, उस चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इस ब्रिज में हमारे पास जिस तरह के एसी ब्रिज में था ना इम्पिडेंसेस Z1, Z2, Z3, Z4, ठीक है, उसी तरीके से 4 इम्पिडेंसेस हैं। एक Z1 है, Z1 के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है, R1 है आप लोग के पास, ठीक है, और एक इंडक्टर लगा हुआ है हमारे पास जिसे हम L1 कह देते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से R2 है और R3 है और R4 है, जिसके पैरेलल में R4 भी वेरिएबल रेजिस्टर लगा हुआ है। और जो आप लोगों के पास कैपेसिटर C4 जिसको मैंने नाम दिया हुआ है, ये भी आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास वेरिएबल है। ठीक है, इन्हीं को वेरी करके हम लोग अननोन रेजिस्टेंस जो कि R1 है इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास दो नोन रेजिस्टर है, एक R2 और R3 की वैल्यू हमें नोन है, एक अननोन है जैसे वो हमें कह रहे हैं कि जी R1 है हमारे पास। ठीक है, और एक वेरिएबल है जिसमें रजिस्टर R4 जिसके थ्रू हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं R1 की। ठीक है, तो ये इसकी डायग्राम है। और अगर आप लोग देखें तो इसमें जो वोल्टेज सोर्स है वो अल्टरनेटिंग करंट हम लोगों ने अप्लाई किए हुए बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट C। ठीक है, ये इधर से आप लोग देख लें, और B और D के दरमियान हमारे पास क्या एक डिटेक्टर D लगा हुआ है। ठीक है, जिसमें से जब हमारे पास ये बैलेंस कंडीशन में होगा, आइडियल कंडीशन में होगा, तो यहाँ से कोई करंट इसमें से फ्लो नहीं करेगा। मीन्स कि ID हमारे पास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर करंट की टर्म्स में बात करूं तो इसमें हमारे पास करंट A पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स में डिवाइड हो रहा है। एक हमारे पास क्या है I1 है और दूसरा हमारे पास क्या है I2 है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि जी हमारे पास देखिए ये हम लोगों ने इसमें कहा कि जी ये हमारे पास क्या है, बिटवीन B एंड D इज़ हमारे पास क्या है डिटेक्टर। तो देखिए बिटवीन B पॉइंट और D पॉइंट के दरमियान हमारे पास क्या है, इसमें एक डिटेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, B और D पॉइंट में हमारे पास क्या है, एक डिटेक्टर है। ठीक है, इसी तरीके से बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, कोई करंट पास नहीं होगा। मीन्स कि ID इज इक्वल्स टू क्या आप लोगों के पास, यही वाला ID इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आप लोगों के पास 0। इसी तरीके से AC करंट फ्लोज इन द ब्रिज दैट डिवाइड्स इनटू टू पास I1 एंड I2। करंट फ्लोइंग थ्रू वेरिएबल रजिस्टर इज IR और करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर थ्रू कैपेसिटर इज IC। अगर इस डायग्राम पे देखें ना तो करंट हमारे पास जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जी डिवाइड हो रहा है दो पास में, एक I1 है और दूसरा क्या आप लोगों के पास I2। और वो करंट जो कि आप लोगों के पास रजिस्टर वेरिएबल रजिस्टर में से पास हो रहा है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर IR, और वो करंट जो कि आप लोगों के पास वेरिएबल कैपेसिटर में से पास हो रहा है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं IC। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को याद हो उसका बैलेंस कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज की या आप लोगों को कैल्विन ब्रिज की, तो उसमें हम लोग लिखते थे PS इज इक्वल्स टू RQ, क्योंकि उसमें हमारे पास ये होता था, ये P होता था, ये S होता था, ये R होता था, ये Q होता था। ठीक है, यहाँ पर क्या है Z1, Z2, Z3, Z4। तो बैलेंस कंडीशन क्या हो जाएगी, Z1, Z4 इक्वल्स Z2, Z3, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी एक बैलेंस कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, हमने स्टार्ट में बताया कि जी Z1 में आप लोग के पास क्या एक अननोन रजिस्टर है। देखिए एक अननोन रजिस्टर है R1 जिसे हम लोग कह रहे हैं, और एक उसके अंदर आप लोग के पास क्या है इंडक्टर L1। ठीक है, और इंडक्टर को हम लोग डिनोट किस तरीके से करते हैं, ये याद रख लीजिएगा J⍵L1। और Z4 में हमारे पास देखें तो Z4 ये पॉइंट है, इसमें हमारे पास दो चीज़ें, एक वेरिएबल रजिस्टर है और एक हमारे पास वेरिएबल कैपेसिटर है। ठीक है, तो वो कहता है कि जी इसमें Z4 हैज़ अ वेरिएबल रजिस्टर एंड अ वेरिएबल कैपेसिटर, और कैपेसिटर को हम लोग फिर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 1 + J⍵C4R4। ठीक है, तो अब अगर इनकी वैल्यूज पुट करना शुरू कर दें तो Z1 क्या आप लोग के पास, इसमें क्या है R1 है और एक इंडक्टर है। ठीक है, देखें ये एक रजिस्टर है और एक इसमें आप लोग के पास क्या है इंडक्टर है। ठीक है, तो अगर इन चीज़ों की वैल्यू पुट करें तो R1 + J⍵L1 आ जाएगा। Z4 के लिए देखें R4 1 + J⍵C4R4, यहीं से उठाकर इसकी वैल्यू लिखती है, यहाँ से उठाकर इंडक्टर के ऊपर आ जाएगी, कैपेसिटर की नीचे आ जाएगी। और R2 R3 हमारे पास नोन है इसमें, ये देखें R2 और R3 हमारे पास नोन है, क्योंकि हमने कहा दो नोन रजिस्टर है तो उसकी वैल्यू एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगी। तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। मज़ीद जब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखें R1 R4, तो R1 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा R1 R4, इस तरीके से J⍵L1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग के पास R4 J⍵L1 आ जाएगा। ठीक है, ये देखें R4, ठीक है, J⍵L1।
और इसी तरीके से जब ये इधर इस साइड पे आ जाएगा तो 1 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ R2 R3 आ जाएगा, और जब इसके साथ इस टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिवीजन में है यहाँ मल्टीप्लिकेशन पे आ जाएगा, तो R2 R3 R4 C4 J ओमेगा ये हमारे पास एक इसका एक रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एज अ होल इसकी एक रिलेशन इक्वेशन पर हमारे पास बन गई है। हम इसमें से अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इसको सेपरेट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा R1 R4, इस तरीके से R2 R3, और ये हमारे पास जो ओमेगा की टर्म्स हैं ये हमारे पास हम इसको इस तरीके से ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने देखें स्टार्ट में हमने कहा था कि जी हमारे पास एक अननोन है R1 और इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है यहाँ पर इस रिलेशन से। R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 इंटू R3 डिवाइड बाई R4। ये सिंपल एज इट इज़ इन रियल पार्ट से मैंने लिख दिया। ठीक है, और ये दूसरा पार्ट इमेजिनरी पार्ट से अगर हम इसको सॉल्व करें तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा L1 इज इक्वल टू R2 R3 और C4, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आप लोगों के पास R4 इधर भी है, R4 उधर, ये कैंसिल हो जाएंगे, ओमेगा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट में हम लोग एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं इसके लिए, जिसे हम लोग कहते हैं जी क्वालिटी फैक्टर ऑफ Z1। तो देखें जब आप लोग Z1 की बात कर रहे हैं तो Z1 में क्या आप लोगों के पास एक रेजिस्टर है और ये एक इंडक्टर है। ठीक है, तो इसकी रिलेशन किस तरीके से आ जाती है कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है ओमेगा L1 डिवाइड बाय R1। ठीक है, अब अगर इसी को मैं इसी तरीके से इसके लिए लिखूं, Z4 के लिए लिखूं, तो क्वालिटी फैक्टर इसका क्या आ जाएगा ओमेगा C4 R4। इसमें जो L1 है ये हमारे पास कॉइल की इंडक्टेंस है और R1 जो आप लोगों के पास है वो कॉइल की इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये यहीं तक था ये, क्योंकि ये हम लोग इंडक्टेंस कैपेसिटेंस इसके लिए फाइंड करते हैं। ठीक है, ये ब्रिज हमारे पास यूज़ होता है मैक्सवेल ब्रिज। उम्मीद करता हूँ ये आपको इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। ठीक है, ये सिंपल है, इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि जिसमें मैं ये कहूँ कि जी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। आप एक दफ़ा स्टडी करें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, दूसरा ब्रिज हमारे पास है श्रिंक ब्रिज। ठीक है, ये हमारे पास मेजरमेंट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, फॉर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें भी सर्किट वैसा ही है ऑलमोस्ट, सिर्फ यहाँ पर ये है कि इसमें देखें ये एक कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, आप लोगों के पास स्टेप वाइज चलते हैं, और ये एक R1 जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आप लोगों के पास क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, देखें ये वही पॉइंट है A B C D, और हम लोगों ने एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, AC को दिया हुआ है, तो वो कहता है कि जी बिटवीन A टू B वही करंट यहाँ से पास होगा, वोल्टेज सोर्स से यहाँ से आएगा करंट। ठीक है, और I1 और I2 में आप लोगों के पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बिटवीन A टू B इज़ द कैपेसिटर, A से B में आप लोगों के पास एक कैपेसिटर है हुज वैल्यू इज़ अननोन। ये कैपेसिटर की वैल्यू हमारे पास क्या है अननोन है। ठीक है, और इस कैपेसिटर में सर्टन लॉसेस हमारे पास क्रिएट होंगी जब हम इसको कनेक्ट करेंगे सप्लाई के साथ, और वो लॉसेस हम लोग शो कर रहे हैं किस चीज़ के साथ R1 के साथ। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि जी A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, D पॉइंट है। आइडियल कंडीशन में क्या होगा, ID इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि आप लोग के पास बैलेंस कंडीशन होगी, कोई करंट यहाँ से पास नहीं होगा। और करंट आप लोगों के सोर्स जैसे ही आप सप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास करंट डिवाइड होगा, एक I1 पाथ पे और एक I2 पाथ पे। ठीक है, ये जो C1 कैपेसिटर है ये हमारे पास अननोन है, और जो ही आप इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप लोगों के पास लॉसेस क्रिएट होगी। उस लॉसेस को हम लोगों ने शो करने के लिए क्या है कि उसको शो किस तरीके से किया हुआ है R1 के साथ। ठीक है, इसके बाद अगर देखें बिटवीन B टू C इज़ अ नोन रेजिस्टेंस R2। ठीक है, बिटवीन B टू C अगर इसको देखें B टू C हमारे पास क्या है एक नोन रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है R2 है। ठीक है, इसी तरीके से बिटवीन A टू D इज़ द कैपेसिटर हुज वैल्यू इज़ नोन। अब बिटवीन A टू D ये जो आप लोगों के पास A टू D है ये हमारे पास कैपेसिटर क्या है C3, याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा यहाँ नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये C3 है। A टू D में हमारे पास कैपेसिटर C3 लगा हुआ है जिसकी वैल्यू हमारे पास नोन है। फिर बिटवीन D टू C इज़ अ कैपेसिटर एंड पैरेलल रेजिस्टर बोथ आर वेरिएबल बाय वेरिंग इफ वी फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टर C1 वैल्यू। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर बिटवीन D टू C हमारे पास क्या है एक वेरिएबल कैपेसिटर है C4 और एक वेरिएबल रेजिस्टर है। इन दोनों को हम लोग ट्यून करते हैं, इन दोनों के वैल्यूज़ को हम लोग वेरिएशन करते हैं। यहाँ पर हम लोग किस चीज़ की वैल्यू फाइंड कर लें C1 के लिए। ठीक है, इन दोनों को हम लोग वेरी कर लेते हैं जिससे हम लोग C1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब अगर इस सर्किट को देखा जाए तो देखेंगे उसी तरीके से ये Z1 है, ये Z2 है, ये होल पाथ, ये सारा का सारा पाथ, ये C से D क्या है आप लोगों के पास Z4 है, और ये आप लोगों के पास क्या है Z3 है। ठीक है, याद रखिएगा।
बिटवीन बी टू डी इज़ अ डिटेक्टर। अगर आप लोग देखें तो इसमें आप लोग के पास बी टू डी आप लोग के पास क्या है, डिटेक्टर होगा, और डिटेक्टर आइडियल या बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, आप लोग के पास इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, ठीक है। व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू इट एंड इट विल बी इन बैलेंस कंडीशन। जब इसमें आप लोगों के पास कोई करंट पास नहीं होगा तो ये आप लोगों के पास किस में होगा, एक बैलेंस कंडीशन में होगा। देखें, और हम लोगों ने अभी जो पीछे पढ़ा उसमें कि हमारे पास जो मैक्सवेल्स ब्रिज में हम लोगों ने पढ़ा, तो उसमें हमने कहा जी बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, आप लोगों के पास Z1 Z4 इक्वल्स क्या, आप लोगों के पास Z2 Z3। अब अगर Z1 में देखें तो आप लोगों के पास क्या है, एक कैपेसिटर है और एक आप लोगों के पास रजिस्टर है। तो कैपेसिटर के लिए हम लोग इसको किस तरीके से लिख लेंगे, 1/j⍵C1, और ये R1 तो उसका आप लोगों के पास लॉसेज है, उसकी अपनी लॉस है, तो हम उसको इसी तरीके से लिख लेंगे। अभी अगर आप लोग को याद हो तो इंडक्टर में मैंने क्या किया था, आप लोगों के पास R1 + j⍵L1 लिखा था, वो ऊपर आ जाएगा, कैपेसिटर के लिए नीचे आ जाएगा। इस तरीके से Z4 में देखें तो Z4 में आप लोगों के पास कैपेसिटर भी है और रजिस्टर भी है, दोनों वेरिएबल हैं। तो इनको जब आप लोग लिखेंगे, राइट करेंगे, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, R4 डिवाइड बाय आप लोगों के पास 1 + j⍵C4 R4। इसी तरीके से अगर आप लोग Z2 को देखें तो Z2 में आप लोगों के पास क्या है, R2 है, और देखें फिर ये Z3 में आप लोगों के पास C3 है। तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा इसकी इक्वेशन में। तो R2 तो आप लोगों के पास उसी तरीके से आ जाएगा। देखें, आप कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे करेंगे, 1/j⍵C3। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में, तो हमारे पास क्या आ जाता है, C3 R4। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं उसी तरीके से जैसे मैंने मैक्सवेल ब्रिज में किया, सेम वही आप लोगों के पास प्रोसीजर है इसका। तो C3 R4 = C1 R2। हमारे पास इसमें C1 अननोन है, इसके लिए हम लोगों ने इक्वेशन लिखनी है। तो C1 के लिए क्या आ जाएगा, आप लोगों के पास R4 C3 डिवाइड बाय R2। इसी तरीके से अगर हम लोग लॉसेस के लिए लिखना चाह रहे हैं तो लॉसेस के लिए क्या इक्वेशन आ जाएगी इसकी, इसी से निकल आएगी, R1 = C4 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइड बाय C3 आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, चेरिंग ब्रिज में इतना ही था, सिर्फ इसकी इक्वेशन फाइंड करनी होती है बैलेंस ब्रिज करने के लिए C1 की वैल्यू, तो वो हम इस इक्वेशन के ज़रिए हम लोग आसानी से, ये जो हमारे पास बैलेंस ब्रिज की इक्वेशन है इसमें वैल्यू पुट करने से हमारे पास ईजीली आ जाती है। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट ब्रिज हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या है, वेन ब्रिज है। ठीक है, वेन ब्रिज भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास मैक्स वेन ने डेवलप किया था, और ये कब किया था उसने, ये 1891 में, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये देखें तो W है, W एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जिसे हम लोग कहते हैं ओमेगा, और ओमेगा क्या होती है, 2πf। तो इट इज़ फॉर द मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो याद रखिएगा W से क्या होता है, ओमेगा, और ओमेगा = 2πf। तो जब भी आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जी वेन ब्रिज हमारे पास किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका सर्किट भी वैसे का वैसे ही, एक वोल्टेज सोर्स AC लगा हुआ है, यहाँ A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, D पॉइंट है, R1 इसमें देखें तो वेरिएबल है, R2 इसमें देखें तो वेरिएबल है, R3 ये देखें तो वेरिएबल है, R4 देखें तो वेरिएबल है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और R2 के साथ ये कैपेसिटर लगा हुआ है। बिटवीन B to D हमारे पास क्या है, एक डिटेक्टर है। जब ये हमारे पास इसमें कोई करंट पास नहीं होगा, नो करंट पासिस, ये हमारे पास बैलेंस कंडीशन में होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, बिटवीन A to B इज़ अ वेरिएबल रजिस्टर R1 एंड अ कैपेसिटर C1। अगर हम इस डायग्राम देखें ना तो ये हमारे पास क्या है, A से B के दरमियान हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल रजिस्टर है, और हमारे पास एक कैपेसिटर है, और ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज़ कम्बिनेशन में अगर आप लोगों के पास है। ठीक है, बिटवीन B to C इज़ अ वेरिएबल रजिस्टर R3, और B से C तक हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल रजिस्टर R3 है जो कि हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से बिटवीन C to D इज़ अ वेरिएबल रजिस्टर R4, बिटवीन C से लेकर D तक आप लोगों के पास एक वेरिएबल रजिस्टर जो कि हमारे पास क्या है, R4, और A से D या D से A तक हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल रजिस्टर R2 है और एक कैपेसिटर C2 है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल कम्बिनेशन में है। ठीक है, बिटवीन A to D इज़ अ वेरिएबल रजिस्टर R2 एंड अ कैपेसिटर C2, और ये बोथ आर आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास पैरेलल कम्बिनेशन में है। और लास्ट बिटवीन B to D हमारे पास क्या एक डिटेक्टर है, और ये बैलेंस कंडीशन में होगा, तो IG = क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, 0। ठीक है, बिटवीन B to D इज़ अ डिटेक्टर D फॉर बैलेंस कंडीशन IG = 0। ठीक है, अब अगर ये देखिए यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स है, अगर तो वोल्टेज के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, याद रखिएगा V = क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे पास क्या होती है, V = Vm sin ωt, और ये हमें पता है कि जी Vm sin ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2πft
ये हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी वोल्टेज की। अगर हम लोग अपने सर्किट को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है। अब ये हमारे पास आता किस तरीके से है, एक इंतहाई आसान तरीका है कि अगर मैं सिर्फ इसको ये पार्ट ले लूँ, ए बी और ये डी पार्ट, तो ए और बी और डी पार्ट में क्या है आप लोगों के पास, देखें R1 और R1 और C1। R1 हमारे पास क्या है, वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है, और C1 है आप लोगों के पास, ठीक है। तो अगर इस सर्किट को देखें तो उसी तरीके से देखें, R1 है और ये हमारे पास क्या है, C1 है, ठीक है। और ये वोल्टेज सोर्स आप लोगों के पास इन हो रहा है, तो हम लोगों ने इस इक्वेशन को यहाँ V इन लिख दिया है, और यहाँ पर आउट हो रहा होगा तो हम इसको V आउट कर देंगे। फिर यहाँ पर ये देखें R2 और C2 ये हमारे पास क्या है, पैरेलल में है, तो हम इस सर्किट को इस तरीके से कर सकते हैं, सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन में। मैंने सिर्फ ये पार्ट लिया, ए बी और डी के पार्ट, ये जो पार्ट है ना इस जगह का, ये मैंने इस सर्किट को अपने सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि मैंने इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में एक्सप्लेन करना है, तो इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा जब भी हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखें दो कैपेसिटर्स हैं, C1 और C2, इनकी अपनी रिएक्टेंस होगी। तो वो क्या होगी आप लोगों के पास, व्हेन हाई फ्रीक्वेंसी इज अप्लाइड, रिएक्टेंस of C1 and C2 will become very low, output voltage will be equals to 0। जब आप देखें इस सर्किट को हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे ना, तो C1 और C2 की जो रिएक्टेंस है वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, इसमें आप लोगों के पास वेरी लो हो जाएगी, और आउटपुट जो आप लोगों के पास है ये V आउट आप लोगों के पास वो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास इक्वल्स टू 0। और रेजिस्टेंस R2 जो हमारे पास होगा वो आप लोगों के पास विल बी इन शॉर्ट सर्किट। ये इस रेजिस्टेंस की बात कर रहा है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ये तब होगा जब हम लोग इस सर्किट को हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे। इस तरीके से जब हम इसको लो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे, तो व्हेन लो फ्रीक्वेंसी इज अप्लाइड, रिएक्टेंस ऑफ C1 एंड C2 विल बिकम वेरी हाई। तो जब आप इसको लो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे तो C1 और C2 की जो रिएक्टेंस है वो आप लोगों के पास क्वाइट हाई हो जाएगी, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू 0। आउटपुट उसी तरीके से आप लोगों के पास V आउट, इसमें भी आप लोगों के पास चाहे हाई हो या लो हो, इस दोनों केस में आप लोगों के पास आउटपुट इसमें 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर लो फ्रीक्वेंसी C1 विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट। तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए ये जो C1 है ये आप लोगों के पास कैसे काम करेगा, एज एन ओपन सर्किट। तो ये हमारे पास एक लीडिंग लैगिंग सर्किट बन रहा होता है, कभी ये लैग कर रहा होगा, कभी ये लीड कर रहा होगा, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, लीडिंग लैगिंग सर्किट। तो हम इसको आउटपुट को फाइंड करने के लिए या इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम लोग इसकी मीडियम फ्रीक्वेंसी को यूज़ करेंगे। तो फॉर मीडियम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आउटपुट विल बी अचीव, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू, जब हम इस सर्किट को मीडियम फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम आप लोगों के पास आउटपुट वोल्टेज इस केस में आप लोगों के पास अचीव होगी जब हम लोग मीडियम फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की जो इक्वेशन है ना वो हमारे पास कैसे बनती है, देखें, FR इज इक्वल्स टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट R1 C1 R2 और C2, क्योंकि अगर इसमें देखें तो हमारे पास क्या है, R1 C1 R2 और C2 हमारे पास। तो इस तरीके से ये एक इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन क्या आ जाएगी, 1/2 पाई स्क्वायर रूट R1 C1 R2 C2, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और कहीं कहीं पर ये लिखा होता है FR इज इक्वल्स टू 1/2 पाई, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ RC। वो RC इसलिए लिखते हैं कि जी हम लोग ये कहते हैं कि जी R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस ही है, और सिंप्लीफाई कर देते हैं। C1 और C2 को भी हम लोग कंबाइन कर देते हैं कि हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है, ठीक है। R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये दोनों इक्वल कर देते हैं। C1 इक्वल्स टू C2 जो कि कैपेसिटर को डिनोट कर देता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन हो जाती है वो इंतहाई ज़्यादा कोई सिंपल इस तरीके से आ जाती है, ठीक है। यहाँ तक इतना ही था, ठीक है, शुक्रिया। अगर लेक्चर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई तो इंशाल्लाह फिर ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रिजेस का जो लेक्चर था ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। शुक्रिया जी, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।